बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मेरी लाल हांझुरी। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले शुरुआत करते हैं डीडीसी इंतखाबात के बाद जो चुनिंदा उम्मीदवार है या जो जीते हुए उम्मीदवार है, आज उनकी हलफ बर्दारी की तकारीब मुनक्कद हुई। शहरी श्रीनगर के अंदर भी एक तकरीब मुनक्कद हुई और दीगर अजला में भी ये तकारीब मुनक्कद हुई और आज हलफ बर्दारी के दौरान उन्होंने इस बात का हल्फ लिया कि वो काम करेंगे अवामी बहबूद के लिए, अवामी मुफाद के लिए। और इसके साथ साथ जो कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी तकरीब मुनक्कद हुई वो श्रीनगर के अंदर मुनक्कद हुई है। श्रीनगर में डीडीसी इंतखाबात में जो जीते हुए उम्मीदवार थे, एक तो वो थे और उसके साथ साथ श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए जो म्यूनसिपल इलेक्शंस हुए और उन ज़िमनी इंतखाबात में जो लोग जीत के आए हैं वो भी आज यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भी आज हल्फ लिया कि वो ईमानदारी से, नेक नीति से, साफ़ व शिफाफ तरीके से आवाम की बहबूद के लिए काम करेंगे। और ये तकारीब सिर्फ शहर श्रीनगर के नहीं बल्कि बडगाम के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। बडगाम में भी आज डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने ऐसे उम्मीदवारों को या ऐसे लोगों को जो इन इंतखाबात में चुनाव जीत के आए हैं उन्हें हलफ दिया है और हलफ के दौरान यहाँ पर भी यही अहद किया गया है कि वो अवामी बहबूद के लिए या जम्मू कश्मीर या अपने मातहत इलाकों के अंदर यहाँ जहाँ से वो चुन के आए हैं वहाँ तरक्की के लिए, विकास के लिए काम करेंगे। बडगाम के साथ साथ दीगर अजला में भी इस तरह की तकारीब मुनक्कद हुई जहाँ पर इसी तरह का हल्फ जो है ऐसे उम्मीदवारों ने लिया जो हाल ही में इन चुनावों में फातह हुए हैं। पहले वो मनाज़िर दिखाते हैं शहर श्रीनगर के साथ बडगाम और दीगर अजला की, उसके बाद फिर वापस लौटते हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में। जो ड्यूकम साहब ने भी बोला कि अब डेवलपमेंट इनके हाथों में, हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अपने इलाके में जाएंगे, जहां जो काम होगा वो कर देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी में। इस टाइम बहुत रोडों का प्रॉब्लम है। जैसे मैं अभी घर से यहाँ तक खाली आधा घंटा का फैसला है, जिधर मुझे 2 घंटे लग गए। बहुत ट्रैफिक जाम है, रोड ठीक नहीं है, रोड तंग है। मैं सोचता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी में रोडों का काम होना। इलाके में डिमांड्स पहले ही इलेक्शन से पहले उन्होंने डिमांड्स रखी थी मुझे, हमारे इलाके में ज़रूरत क्या क्या है, पहले वो मैं पूरा कर लूँगा जिनका मैंने वादा उनको किया है। जो जो चीज़ें उन्होंने पहले बोली थी मुझे और उन्होंने मुझे वोट दिया है, पहले मैं वही प्रायोरिटीज़ पे वही चीज़ें रखूँगा जिनकी मैंने कमिटमेंट। जैसे ड्यूकम साहब ने बोला, महाराष्ट्र में 1960 से ही ये कानून ये चलता था डीडीसी का। जब वहाँ पर इतनी देर तकरीबन अब 70 साल हो गए, नहीं 50 साल हो गए, तो यहाँ पर भी स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, यहाँ भी आगे ठीक ही चलेगा। लोगों के काम के लिए हमने हलफ उठाया है कि सिर्फ लोगों को काम करना है, देखना है। जो भी डीडीसी है, मेरी गुजारिश है सबों को, हम लोगों के साथ रहेंगे, जुट के रहेंगे और जो भी काम उनका कोई मुसीबत हो, कोई भी कुछ हो, हम उनके साथ हैं। इसीलिए हमने वो हलफ उठाया कि हम एक ही। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज का जो यहाँ पे औसत मनी हो गई और इवन कि मुझे अपने दिमाग में मतलब मेरी पहले से एक ख्वाहिश थी कि मैं लोगों के काम आऊँ। बिकॉज़ काफ़ी टाइम से दिमाग में चल रहा था कि जो बोलते ना कि गांव की ओर चले, गांव की ओर कोई चलता ही नहीं था। बोलते तो सब मुंह से थे लेकिन चलता कोई नहीं था। लेकिन जो गांव में रह के एक इंसान को पता चलता है कि मेरे गांव में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मुझे लगता है कि वो गांव के इंसान से बेहतर कोई नहीं जानता है। सो दैट्स मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं एक डीडीसी इलेक्शंस के लिए खड़ी हो जाऊँ और माशाल्लाह अपनी आवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे अपना कीमती वोट दे के मुझे कामयाब करा। और इंशाअल्लाह ताला मैं बस इतना ही चाहूँगी कि जो हमारी बीकेपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है आने वाले टाइम पे नंबर 1 पे होनी चाहिए। चलो नाज़रीन, आपने देखा और आपने सुना कि ये जो लोग थे जो चुनाव जीत के आए हैं डीडीसी इंतखाबात और उसके बाद उनके तासुरात क्या थे, क्योंकि उन्होंने भी आज अहद किया, आज कसम खाई है कि वो जम्मू कश्मीर की विकास या तरक्की और बहबूदी, लोगों की बहबूदी के लिए काम करेंगे। इनका शौक़ था या इनका ज़ौक़ था और ये पूरा होना है। और अब देखने वाली बात होगी क्योंकि अब इम्तिहान कहीं ना कहीं इनके लिए शुरू हो चुका है। लेकिन ये तो सही बात है कि अब ये इंतखाब हुए हैं और पहली बार जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में इस तरह के इंतखाबात हुए हैं। पीके पोले जो कि कश्मीर में डिविजनल कमिश्नर है, उनके साथ हमारे साथी सईद तजुमल ने बात की है और बात करने से पता चला है कि ये
ان انتخابات میں جو پرامن ماحول میں ہوئے ہیں یہ لوگ جیت کے آئے ہیں، لیکن ابھی ان کے لیے جو بنیادی ڈھانچہ ہونا چاہیے، جو آفس ان کے لیے ہونا چاہیے، کہیں نہ کہیں وہ ابھی نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ پہلی بار اس طرح کے چناؤ ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ لگ بھگ 75 کروڑ روپیز جو بجٹ ہوگا کسی بھی ڈسٹرکٹ کے لیے، اس کا اختیار بنانے کا، اس کو ڈسبرس کرنے کا انہی کو ہوگا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کا انہی ڈی ڈی سی میں چناؤ میں جو لوگ جیت کے آئے ہیں انہیں اس کا اختیار ہوگا، لیکن ایسے لوگوں کے لیے ابھی جو ہے آفس نہیں ہوگا۔ پی کے پولے کا ماننا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور انہیں باضابطہ طور پر دفاتر فراہم کیے جائیں گے۔ سعید تجمل نے جب ان سے یہ سوال پوچھا اور پی کے پولے نے اس کے جواب میں مزید کیا کہا، آئیے آپ کی نظر کرتے ہیں۔ پولی صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ انہیں آفس ملنے، لاجسٹک سپورٹ ملنے میں تھوڑا وقت لگے گا، تب تک کس طرح سے کام نبھائیں گے؟ کیا ڈی ڈی سیز کے آفسوں سے یا اپنے ریزیڈنٹ سے ہی؟ نہیں، جو ہے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل سب جانتے ہیں کہ اس میں ان کا ایک اپنا آفس ہونا ہے، چیئرمین بھی بننے ہیں، وائس چیئرمین بننے ہیں، ان کا اپنا آفس ہونا ہے، ان کا اپنا سٹاف بھی ہونا ہے، اور پھر ہر ایک ڈپارٹمنٹ نے کون کون سے کام ان کے اس میں آنے ہیں وہ سب آنے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ٹائم لگے گا، لیکن ایک بہت اچھی شروعات ہے اور اس کو جلدی سے جلدی ان کو فنکشنل بنائیں گے۔ لوگوں کو جو مسائل، بجلی، پانی، سڑک یا دوسرے جو ترقیاتی کام ہے جس کے لیے جو ہے ڈپٹی کمشنرز کے آفس یا میرے آفس آنا پڑتا تھا، وہ اب جو ہے ان کو آنا نہیں پڑے گا، ان کے ہی نمائندے پوری اختیاری رکھیں گے کہ ان مسائل کو سالو کرنے کا۔ ڈیوکم صاحب، جس وقت ہم فنڈز کی بات کریں تو کتنا ٹائم ابھی اس پروسیس میں لگے گا، تب جا کے یہ جو وکاس وغیرہ شروع کرنا دے گا؟ نہیں، میں بتاتا ہوں، فنڈز کی بات جو ہے، فنڈز تو جو ضلع کا جو ہر سال کا جو بجٹ بنتا ہے، جی سر، ہر سال کا بجٹ جو ہے یہی لوگ طے کریں گے۔ تو آنے والے سال کا جو بجٹ جو رہے گا، جو اکتوبر میں شروعات ہوتی ہے بننے کے لیے، نارملی جنوری فروری میں وہ اس پر فائنل ٹچ دیا جاتا ہے، تو جو ہے تب یہ بجٹ جو ہے یہی لوگ ڈیسائیڈ کریں گے۔ تقریباً جو ہر ضلع کا جو بجٹ ہے مور دین 75 کروڑ سے زیادہ ہے۔ ایون سری نگر یا بڑے ضلعوں کو بات کریں تو 150 پونے 200 کروڑ کے قریب ہے۔ اس کا فائنل ڈیسیجن میکر کیا اس میں بننا ہے، کہاں بننا ہے، کیسے بننا ہے، وہ پورا اختیار جو ہے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل ہی کرے گی۔ ایک آخری سوال ہوگا کہ اینٹی ڈیفیکشن لا جموں کشمیر میں کیا پنچایت ایکٹ میں آتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لیڈران کسی پارٹی کے سمبل سے جیتے تھے، اس کے بعد ان دونوں ایک دوسری پارٹیاں چھوڑ کر تیسری پارٹی میں جاتے ہیں، کیا اس بارے میں بھی کوئی گائیڈ لائن آ جائے گی؟ رورل ڈیولپمنٹ سے پتہ کرنا پڑے گا، ابھی مجھے اس میں یہ نہیں ہے۔ چلیں ناظرین، آپ نے دیکھا پی کے پولے جن کا ماننا ہے کہ اب جو ڈیولپمنٹ جموں کشمیر کی ہوگی وہ ڈی ڈی سی انتخابات میں جیتے ہوئے ایسے ہی لوگوں کی جانب سے، ایسے ہی نمائندوں کی جانب سے اب ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو پچھلے کچھ دنوں سے عمر عبداللہ نے بھی الزام لگایا کہ اب ایڈمنسٹریشن کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی اور کانگریس کے جو لوگ ہیں جو جیت کے آئے ہیں، جو نمائندے ہیں، اب انہیں فورسبلی اپنی پارٹی میں شامل کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب اگر ہر کسی الیکشن میں، پنچایت الیکشن سے لے کر اسمبلی اور پارلیمنٹ الیکشن کے لیے اینٹی ڈیفیکشن لا ہے تو ان کے لیے یہ قانون کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال سعید تجمل نے پی کے پولے سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے، فی الحال انہیں اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن اپنی بات ضرور ہے کہ اس حوالے سے ان کا ماننا ہے کہ وہ اس پر ضرور دیکھیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اب بات کرتے ہیں جموں سری نگر قومی شاہراہ کی، کیونکہ موسم خراب ہوا تھا ساؤتھ کشمیر کے کچھ علاقوں کے ساتھ ساتھ قاضی گنڈ اور جو بانیہال، رامبن، وہاں پر پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا کہ راستہ بھی بند تھا، لیکن اس بند راستے کے نتیجے میں جو چیزیں جموں سے سری نگر آنی تھی، جو سواریاں جموں سے سری نگر آنی تھی، جو مسافر درماندہ تھے، انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوران شب برف باری بھی ہوئی ہے، 4 سے 6 انچ کے درمیان قومی شاہراہ پر مختلف مقامات پر برف باری ریکارڈ کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود راتوں رات ہی اس برف کو ہٹا دیا گیا ہے اور سڑک کو قابل آمد رفت بنایا گیا ہے۔ تو اس طرح سے
जो गाड़ियां दरमांदा थी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर, आज उन्हें कश्मीर की तरफ, श्रीनगर की तरफ आने की इजाज़त दी गई है। और माना जा रहा है कि कल भी ये सिलसिला जारी रह सकता है कि कल भी तकरीबन जम्मू से ही गाड़ियों को श्रीनगर आने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन इस हवाले से अभी लोगों से कहा गया है कि वो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम को ज़रूर जो फ़ोन करे और वहीं से मालूमात हासिल करे, तब तक वो सफ़र का इरादा ना करे। यानी अभी तक कल के हवाले से ट्रैफिक का क्या शेड्यूल रहेगा वो ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन ज़राए के हवाले से खबर मिली है कि कल भी जम्मू से ही गाड़ियों को श्रीनगर आने की इजाज़त होगी, बशर्ते कि मौसम ठीक रहेगा। आरिफ वहीद ने काजीगुंड की सूरत हाल बताई है। काजीगुंड में क्या कुछ हो रहा है, आइए देखते हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से अगर बात करना चाहेंगे, जो बर्फबारी हुई है जवाहर टनल के इलाके में और इसके साथ में करोल और चंद्रकोट के मकाम पे जो स्लाइड हुई थी उसको कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया गया और जवाहर टनल के इलाके में आज सुबह ही जो है ट्रैफिक को रेगुलेट कर दिया गया। जो बड़ी माल बरदार गाड़ियां हैं वादी की ओर उन्हें जाने की इजाज़त दी गई। और इस समय अगर बात करना चाहेंगे, मौसम में हल्का सुधार जरूर हुआ था, मतलब जो अबुरालू था उसमें बेहतरी आ गई थी, लेकिन इस समय भी जो है मौसम अबुरालू है। कहीं ना कहीं पे इस समय जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जो गाड़ियों की जो आमद है जम्मू से श्रीनगर की ओर माल बरदार गाड़ियाँ चलती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ में जो लाइट मोटर व्हीकल है वो वादी से जम्मू की ओर जाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अगर मौसम के मिजाज बिगड़ते हैं तो रामबन बानियाल स्ट्रेच में जो है मजीद स्लाइड्स का खतरा रह सकता है। और इस समय लाइट मोटर व्हीकल जो है वादी से जम्मू की ओर रवा दवा है और हेवी जो व्हीकल्स है, जो माल बरदार गाड़ियां हैं, वो जम्मू से श्रीनगर की ओर जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन मौसम इस समय अबुर आलूदा है और कहीं ना कहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक इस समय बहाल कर दिया गया है। बनियाल से कैमरामैन मेहरान के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी। बात करते हैं मनशियात की, और मनशियात जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी वबा बन रही है, क्योंकि आए रोज़ हम देख रहे हैं कि जो हमारे नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं खास तौर पर, वो अब मनशियात के शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है बल्कि एक सोसाइटी पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। अगर इस पर काबू करना होगा, इस पर रोक लगानी होगी, तो उस पर एक सोसाइटी को, न सिर्फ वालिदैन को बल्कि आम सोसाइटी को भी सामने आना होगा। और सोसाइटी के साथ साथ अगर पुलिस का जिक्र करते हैं तो पुलिस को भी इस पर जो है सामने आना होगा और इस पर कार्रवाई करनी होगी। ऐसी कार्रवाई जो अवंतीपुरा पुलिस ने की है। और अवंतीपुरा पुलिस का कारनामा हम आपको बताना चाहेंगे कि एक साल के दौरान तकरीबन 109 लोगों को मंशियात के कारोबार या मंशियात के इस्तेमाल से मुतल्लिक उन्होंने हिरासत में लिया हुआ है। 55 के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और उनमें से 8 पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है। और मकामी लोग पुलिस की इस कार्रवाई पर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और इत्मीनान जो है उनमें नज़र आ रहा है। मकामी लोगों के हवाले से अगर बात की जाए तो उनका मानना है कि अवंतीपुरा पुलिस ताहिर सलीम की क़यादत में यहाँ पर अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और उनका मानना है कि इस साल में जब ताहिर सलीम यहाँ पर अपने ओहदे पर बतौर SP फाइज रहे तो उनके दौर में यहाँ पर ड्रग्स को लेकर, ड्रग्स के कारोबार और इस्तेमाल पर काफ़ी हद तक असर पड़ा है, यानी गिरावट उसमें आई है। और जो लोग इसके मुर्तकिब पाए गए हैं, जो ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर शिकंजा कसा गया है, जिसकी वजह से मकामी आबादी उन पर काफ़ी इत्मीनान करती नज़र आ रही है। मकामी आबादी का क्या कहना है, आइए आपकी नज़र करते हैं। SDPO अवंतीपोरा साहब ने जो है कि पुलिस अवंतीपोरा में चार्ज ले लिया पिछले 1 साल से करीबन, मैं खुद देख रहा हूँ। तो मेरे नज़रिए से सबसे पहले मैं लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना ज़रूर चाहूँगा कि जिस तरह हमारे SDPO साहब जो कि जम्मू डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर रेजिडेंट के हिसाब से देखेंगे, लेकिन देखिए वो उन कितने जस्तजू, कितनी पहल कर रहे हैं कि ये हमेशा जड़ से ख़त्म की जाए। देखिए नुकसान किसको होता है, अगर हम नुकसान की बात करेंगे, चाहे ड्रग हो, हेरोइन हो, चरस हो, बाकी कुछ हो, तो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसकी यूथ की होती है। और हर कौम को ये बात समझनी चाहिए कि कौम का दारमोदार उसके जवानों पे होता है, उसके यूथ पे होता है। जितनी डेवलपमेंट यूथ होगी आज के इस दौर में 21st सेंचुरी में, जो साइंटिफिक वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड जिसको कहा जाता है, अगर इस सूरत में भी हम खुद अपनी जगह अपने ज़मीर को ज़िंदा न कर पाए, जिस तरह हमारे SDPO अवंतीपोरा साहब, पुलिस डिवीजन अवंतीपोरा काम कर रहा है अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ SP अवंतीपोरा मिस्टर ताहिर सलीम साहब एंड SDPO अवंतीपोरा साहब मिस्टर एजाज साहब या SHO अवंतीपोरा साहब, तो हर पुलिस के लिए एक रोल मॉडल बन गया। आप देखिएगा बिजबहरा पुलिस स्टेशन, आप देखिए लितर, आप देखिए पुलवामा, जहाँ पर ये रूट काजेज है,
वो उनके लिए वो खुद को समझने चाहिए, उनके खुद के लिए ज़रूरी समझना है कि SDPO अवंतीपोरा साहब उनके लिए खुद एक रोल मॉडल है। चले नाज़रीन, आपने देखा कि अवंतीपुरा के मकामी लोगों का क्या मानना है कि जो ड्रग्स का इस्तेमाल या उसका कारोबार यहाँ पर हो रहा है और उस पर पुलिस का क्या रोल है, क्योंकि 300 कनाल अराजी पर जो बंग और अफीम बाकी चीज़ें जो मंशियात से जुड़ी हुई हैं जिसका यहाँ पर काश्त की जाती है उसे तबाह कर दिया गया है 1 साल के दौरान, क्योंकि माना जा रहा है कि अवंतीपुरा की हिस्ट्री में पहला ऐसा साल है जब 109 लोगों को सिर्फ अवंतीपुरा के आसपास के इलाकों में हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जो SP ताहिर सलीम है उनके साथ भी हमारे नुमाइंदे शेख कौसर ने बात की है। उन्होंने भी यही कहा कि किसी को ड्रग मीन्स या उसके साथ साथ इसके इस्तेमाल या उसके कारोबार से मुतलिक पकड़ना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि फिर जब ये मामला FIR जब इसमें दर्ज हो जाती है और उसके बाद जब इसे कोर्ट में पेश किया जाता है तो वहां पर भी तहकीकात ऐसी हुई होनी चाहिए पुलिस की जानिब से ताकि जो गुनहगार है उन्हें वाकई सज़ा मिल जाए। इस साल हमने इस ड्रग रिलेटेड जो केसेस है इनके खिलाफ एक स्पेशल मुहिम चलाई और इसमें काफ़ी गिरफ्तारियां की है। अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो इस साल 109 लोग अरेस्ट हुए हैं इस PD अवंतीपोरा में पुलिस डिस्ट्रिक्ट में और 55 केसेस रजिस्टर हुए। मोर ओवर नॉट ओनली 109 लोग गिरफ्तार हुए बल्कि 8 का PSA वारंट भी आया, 7 इसमें लॉज हुए हैं ऑलरेडी। एक की PSA वारंट आज आई है, वो एक नोटोरियस ड्रग पेडलर है पांपोर का, ऑलरेडी कस्टडी में है, उसका PSA वारंट आया है, कल के दिन वो भी लॉज हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स अगर पिछले सालों का आप देखें मतलब 14 से लेके आज तक का हाईएस्ट वाज लाइक 43 अरेस्ट्स और 25 केसेस 2016 में और 4 PSA, जबकि इस साल 2020 में 55 केसेस है, 109 अरेस्ट्स है और 8 PSA, विच इज़ मोर देन डबल देन एनी ईयर सिंस 2014। आखिर के 6 साल अगर हम देखें लास्ट 6 साल उनमें सबसे मोर देन डबल देन सबसे ज़्यादा जो फिगर था। सो दिस क्रेडिट गोज टू द पुलिस टीम, यहाँ की जो हमारी टीम है। यहाँ ज़्यादा काम जो हुआ वो पुलिस स्टेशन अवंतीपोरा ने किया। कोशिश है कि प्रोफेशनल तरीके से इनको डील किया जाए, इनको मतलब इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से हो ताकि इन कोशिश रहेगी कि इनका कन्विक्शन हो। कन्विक्शन जब तक इनका नहीं होता है तब तक ये फिर बेल हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर निकल जाते हैं। सो हमारी कोशिश नॉट ओनली यहाँ तक कि इनको पकड़े और जेल में डाले, बल्कि कोशिश ये भी रहेगी हमारी कि इनको इनकी इन्वेस्टिगेशन केसेस की ठीक से और ये कन्विक्शन इनका हो जाए। नाज़रीन किराम, आप जानते होंगे कि कश्मीर भाईचारे के हवाले से, अमन के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है। हालांकि कश्मीरी पंडित जो 90 की दहाई में यहाँ से कश्मीर छोड़कर जम्मू चले गए थे या मुल्क के दूसरे हिस्सों में हालात की वजह से चले गए थे, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आज के डेट में भी कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। भले ही वो अक़लियत में रह रहे हैं, मुसलमानों के दरमियान रह रहे हैं, लेकिन आज की डेट में भी इस तरह के कई इलाके हैं जहाँ पर ऐसे कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। ऐसा ही इलाका है तारीगाम काजीगुंड का इलाका, जहाँ पर एक कश्मीरी पंडित की मौत वाक़ा होती है, वो इंतकाल कर जाता है और उनके रिश्तेदार यहाँ पर नहीं होते हैं, लेकिन जो उनके आखिरी रसूमात है वो मकामी मुसलमान ही अंजाम दे रहे हैं। एक वाज़िह सबूत है, एक वाज़िह पैगाम है दुनिया के लिए कि कश्मीर एक अमन का गहवारा है, भाईचारे की एक मिसाल है। इससे न सिर्फ कश्मीरी मुसलमान ही पेश करते हैं, बल्कि जो मुल्क के अंदर या जो बाकी कम्युनिटीज़ है, ख़ासतौर पर कश्मीरी पंडित, उन्हें भी इस बात का एतराफ़ है। क्योंकि यहाँ पर कल एक पंडित की जब मौत वाक़ा हुई तो उसके बाद मकामी आबादी, ख़ास तौर पर जो मकामी मुसलमान हैं, उन्होंने उसके आखिरी रसूमात अंजाम दिए, जिसको देखकर न सिर्फ जम्मू में रह रहे वो कश्मीरी पंडित मुतासर हुए, बल्कि मज़कूरा जिस पंडित की डेथ हुई है, जिसका इंतकाल हुआ है, उसके बच्चों ने भी, उनके लवाहिकीन का भी मानना है कि उनके लिए अल्फाज बहुत कम पड़ते हैं कि वो कैसे मकामी मुसलमानों की तारीफ़ करें। बरादरी मुसलमान बरादरी सारी सत पकान सारे अपील कर वुन ये कि वन यह गसान यह सोरे गलत पान तुम
مسلمان بھائی پھپڑ ست برابر یوتہ بہت سارے اپیل کران کہ تم دن پنہ ماجہ مز یہ بھائی چارہ وچن تم کیا سدم بھائی چارہ اس گۄڈٕ پٮ۪ٹھے سُہ چھُ وُنہِ تہِ برقرار گھبراہٹ سن کہاں ضرورت یِم افواہن پٮ۪ٹھ چھنہٕ تھاوٕنۍ کانٛہہ. اپروکسیمیٹلی میرے پتا جی کی ایج 70+ تھی آج. تو میرے اس وقت زبان پہ شبد ہی نہیں آتے ہیں اپنے پڑوسیوں کے، مطلب ان کی حوصلہ افزائی کے. ہر دکھ میں، ہر شادی میں، خوشی میں، غم میں ہمیں ساتھ ہوتے، آگے ہوتے. کسی کو پریشانی آج تک ملیٹنسی کے بارے میں، مطلب ملیٹنسی دور میں آج تک 30 سال ہو گئے ملیٹنسی چلتے ہوئے کو. 30 سال میں آج تک ہمیں کوئی پریشانی نہیں. جب بھی کوئی کسی کو پریشانی، چھوٹی موٹی پریشانی ہوئی تو اس میں انہوں نے ہمیں پورا ساتھ دے دیا. میں ٹھیک نہیں ہوں، پچھلے 3 دن سے میں کھایا نہیں ہوں، میرے زبان پہ کچھ لفظ نہیں آتے ہیں جو میں ان کی تعریف کروں. تو کیا میسج رہے گی اپنے مطلب جو میرے گاؤں میں کچھ پنڈت لوگ ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم اس دن نہیں بھاگے ہیں، یہاں سے نہیں بھاگے، ہمیں کوئی در کے ٹھوکرے نہیں کھائے. یہ میری میسیج ہے کہ میں بہت خوش ہوں، بہت خوش قسمت ہوں. میرا باپ خوش قسمت ہے. آپ سب سمجھو جیسے 89 سے پہلے جو حالات تھی، جو بھائی چارہ یہاں پر تھا، وہ ابھی بھی موجود ہے. اس میں کوئی کوتاہی نہیں آئی ہے، مجھے لگتا ہے. ناظرین، موسم سرما کے دوران یوں تو یہ معمول رہا ہے کہ یہاں بجلی کی کمی کی وجہ سے یا بجلی کی عدم دستیابی کی وجہ سے یا ان شیڈیولڈ کٹس کی وجہ سے مقامی آبادی مشکلات سے دوچار رہتی ہیں، اور ایسا ہی حال آج کے دنوں میں بھی ہے. چونکہ چلے کلان چل رہا ہے، وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں بجلی کٹوتی یا بجلی کی عدم دستیابی کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے. لیکن آج جو راج باغ کے اندر بجلی کا جو ڈسٹرکٹ آفس ہے، وہاں پر ٹینک پورہ سری نگر سے آئے ہوئے لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا. مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ ایک تو علاقے میں بجلی کی آنکھ چوری جاری ہے، اور دوسری جانب انہی ایام کے دوران محکمہ بجلی کے اہلکاروں نے، ان کے آفیسران نے اس علاقے میں رہ رہے لوگوں کی بجلی کی جو فیس ہے اسے ڈبل کیا ہے، اسے بڑھا دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ مقامی آبادی آج مذکورہ دفتر کے باہر انہوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور وہ بلیں جلا دی جن بلوں پر فیس ڈبل کیا گیا تھا. ان کا ماننا ہے کہ سرما کے دوران معمول رہا ہے کشمیر کے اندر کہ بجلی کافی کم رہتی ہے، تو اس صورتحال میں کوئی جواز نہیں بنتا ہے کہ بجلی کی فیس کو دگنا کیا جائے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے جموں کشمیر سرکار سے، خصوصاً محکمہ بجلی سے، کہ وہ اس فیصلے کو واپس لے اور مقامی آبادی کو آرام و آسائش پہنچائے. سر، ہم ٹینک پورہ میں رہتے ہیں. ٹینک پورہ، مومن آباد، ٹینک پورہ، بٹمالو، فردوس آباد، سر یہ ساری ایریا کی ایک مجلس ہے ادھر. سر ہم اس لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ انہوں نے ہمیں فیس جو ہے وہ ڈبل کر دیا بغیر کنزیومر سے پوچھے ہوئے. کنزیومر کے ساتھ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے ڈبل فیس کر دیا. ہم یہ مطالبہ ان کو دہراتے ہیں کہ بھیا یہ فیس واپس اتارو، کیونکہ ہمارے ایریا میں نہ کوئی انجینئر رہتا ہے، نہ کوئی AEE رہتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر رہتا ہے، نہ کوئی مطلب کوئی ملازم رہتا ہے بڑا. سر ہم مڈل کلاس لوگ ہیں. ہم ان کو بار بار یہ اپیل کرتے ہیں کہ بھیا ہم نے مکان بنائے ہیں، ہم نے اپنا زمین بیچا ہے، زمین بیچ کے ہم نے مکان کھڑا کیے ہیں. اب ہم کیا بیچیں گے اس کے بعد کہ ہم بجلی ڈپارٹمنٹ کو پیسہ ادا کریں گے؟ سر ہم یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، گورنر صاحب سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو فیس ہے مہربانی کر کے اس کو سنگل کر دو، تاکہ جس طریقے سے ہم آج تک فیس بھر رہے تھے اور وہی فیس ہم ادا کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایک پیسہ ڈبل نہیں دیں گے اور ایک پیسہ مطلب زیادہ اوپر نہیں کرنا چاہتے ہیں. ادھر گوسو پلوامہ کے لوگوں نے بھی احتجاجی مظاہرہ کیا اور ان کا ماننا ہے کہ جو پکھر پورہ سری نگر روڈ ہے اس کی حالت ناگفتہ ہے، یعنی قدر خراب ہے. مقامی آبادی کو یہاں سے چلنا محال ہو جاتا ہے، لیکن محکمہ یا اس کے ساتھ ساتھ جو ضلع انتظامیہ ہے ان کی جانب سے اس روڈ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے. مقامی آبادی نے احتجاج کے دوران مطالبہ کیا اور سرکار سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سڑک کی طرف توجہ دے اور مقامی آبادی کو آرام پہنچائے. گوسو ولیج پہ یہ روڈ گژھان نیوا ٹو پکھر پورہ، یتھ گئی تقریباً 2-3 ؤری زیادہ خراب. چلنے ذریعہ ڈی سی صاحب کران پرزور یہ گزارش سہ کر مہربانی کرت یا جلد از جلد کیا یہ
कह मामूली अगर क्या करे जन यह गाड़ियों आमद रफत पकया ठीक अक्सर बेशतर जन बाइकन ग एक्सीडेंट बेन लक्चन मारवतन अक्सर बेशतर डैमेज ग अड़न बम्पर फुटित अड़न क्या तम ग इसलिए DC साहबस रिक्वेस्ट। नाज़रीन, महकमा समाजी बहबूद में काम कर रहे ICDS सुपरवाइजरों ने आज श्रीनगर के अंदर एहतजाजी मुजाहरा किया और इन सुपरवाइजर्स का मानना है कि 8 महीने से उनकी सैलरी पेंडिंग है, यानी 8 महीने से उन्हें तनख्वाहों से महरूम रखा गया है। न सिर्फ इतना बल्कि उनका ये भी मानना है कि जो तनख्वाहों में तफावत है उससे भी दूर किया जाए और साथ ही साथ जो लोग आंगनवाड़ी वर्कर्स थे और उसके बाद उनकी प्रमोशन हुई है और वो सुपरवाइजर्स बने हैं, उन्हें जो पेंशन बेनिफिट्स है वो भी उन्हें फराम होने चाहिए। उनका मानना है कि सरकार ने इस हवाले से अभी तक कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं दिखाई है और ख़ासतौर पर जो उनकी सैलरीज हैं वो अभी पेंडिंग है। सरमा के आयाम में उन्हें काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। इसी तरह से उन्होंने एहतजाज करते हुए सरकार को आज एक बार फिर गोशगुजार कराया कि उनके मुतालबात की तरफ कान धरें और उनके मुतालबात को पूरा करके उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। आज जो हमारा यहाँ जो प्रोटेस्ट है वो खालिस इसलिए है कि हमारी पेंडिंग सैलरीज पिछले 8 महीने से मेरे सुपरवाइजर्स को सैलरी नहीं मिल रही है। ये हमारा मेन एजेंडा था आज और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ फयाज साहब की, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट की। वो आज हमारे साथ यहाँ खड़े हुए। हम सड़कों पर नहीं आना चाहते हैं। मैं वर्दी गवर्नर साहब को ये कहना चाहती हूँ, मैं अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को ये कहना चाहती हूँ कि वी डोंट वांट टू बी ऑन रोड्स बट दे कंपेल्ड अस टू बी हियर। और हमारी जो सेकंड डिमांड है वो हमारा पे एनॉमली जो है उसको दूर किया जाए। हमारी जो स्टैग्नेशन है डिकेड से, मेरी जो 91 बैच की सुपरवाइजर आज रिटायर हो रही है, मुझे खुदारा बोले वो घर लेके क्या जाएंगी? उनको तो वो सुपरवाइजर अपॉइंट भी हुआ और सुपरवाइजर वो रिटायर भी हो रही है। और तीसरी डिमांड है मेरी कि जो मेरे सुपरवाइजर्स है जो कि आंगनवाड़ी वर्कर से प्रमोट होकर सुपरवाइजर बनते हैं, उनकी जो सर्विस है पेंशन बेनिफिट के लिए वो इंक्लूड किया, जिसके लिए कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया। तो दीज आर द क्रक्स। नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल प्रोग्राम। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिर को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।